तो हम लोगों ने कल यहाँ पे छोड़ा था, हु इज मैंडेटरली रिक्वायर्ड टू जनरेट ई वे बिल, मैंने किसको ई वे बिल जनरेट करना है। हमने ऊपर पढ़ा जनरली ट्रांसपोर्टर पार्ट बी को भरता है और जनरेट करता है, लेकिन अब हम लोग सर्टेन केसेस में कौन इशू करेगा, कौन जनरेट करेगा, कौन जनरेट करेगा ई वे बिल, ये जानेंगे। ठीक है। ई वे बिल इज टू बी जनरेटेड बाय द कंसाइनर और कंसाइनी हिमसेल्फ। कंसाइनर या कंसाइनी खुद भी जनरेट कर सकता है ई वे बिल, मैंने पार्ट बी खुद से भर सकता है। इफ द ट्रांसपोर्टेशन इज बीइंग डन इन ओन हायर्ड कन्वेंस और बाय रेलवे, बाय एयर और बाय वेसल। समझ गए? अगर रेलवे से जाता है तो अपने, या फिर हायर किए गए कन्वेंस में करता है तो, या एरोप्लेन से, या फिर पानी के जहाज से करता है तो उस केस में कंसाइनर और कंसाइनी मतलब सप्लायर और रिसिपिएंट, जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल है मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए, द पर्सन हु कॉज द मूवमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है, वो पार्ट भी भर सकता है। इफ द गुड्स आर हैंडेड ओवर टू अ ट्रांसपोर्टर फॉर ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड, लेकिन अगर गुड्स वो हैंड ओवर करता है ट्रांसपोर्टर को फॉर ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड, ई वे बिल कौन जनरेट करेगा उस केस में? ट्रांसपोर्टर। तो समझ गए? तो कहने का मतलब सिंपली यही था, हमें मालूम है द पर्सन हु कॉज द मूवमेंट ऑफ गुड इज रिक्वायर्ड टू जनरेट ई वे बिल। ठीक है। तो उस केस में अगर ट्रांसपोर्टर अलग पर्सन है, ट्रांसपोर्टर एक थर्ड पर्सन है, ट्रांसपोर्टर बीच में एक मीडिएटर है जो कि एज इट इज अवेलेबल है आपके पास, आप चाहें तो गुड्स बस इसे दे दे, बाकी इसकी जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है? ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी है वो गुड्स कैसे पहुंचेगा रिसिपिएंट के पास। उस केस में पार्ट बी को ट्रांसपोर्टर भरेगा और ई वे बिल जनरेट करेगा। ठीक है। पार्ट ए तो आप ही को भरना है। पार्ट ए किसे भरना है? पार्ट ए भरना है या तो सप्लायर को या रिसिपिएंट को। ठीक है। हु कॉज द मूवमेंट ऑफ गुड्स। Where neither the consignor nor consignee generate the e-way bill and the value of good is more than 50,000, it shall be responsibility of transporter generate it। कहने का मतलब अगर कंसाइनर या कंसाइनी ने नहीं जनरेट किया ई वे बिल तो उस केस में ट्रांसपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ई वे बिल जनरेट करे गुड्स के मूवमेंट के लिए। फिर अगर गुड्स रास्ते में पकड़ाएगा तो उसे क्या कर लिया जाएगा? जब्त कर लिया जाएगा। समझ गए? विदाउट ई वे बिल अगर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। समझ गए? अब इसी चीज को नीचे एक्सप्लेन किया गया है। कैसे एक्सप्लेन किया गया है? वेयर द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन वेदर एज कंसाइनर और रिसिपिएंट एज कंसाइनी। कंफ्यूज मत होइए कॉन्सेप्ट के साथ। ये कॉन्सेप्ट बस इतना बताना चाह रहा है ना कि पार्ट बी कौन भरेगा। समझ में आया? मैंने ई वे बिल कौन जनरेट करेगा पार्ट बी भर के, ये बताना चाह रहा है। और उसमें सिंपली एक ही चीज कह रहा है, अगर आपने गाड़ी भाड़े पे ले लिया, जैसे कि होता है ना कि आपने बोला कि मुझे एक ट्रक चाहिए, ठीक है, तो ट्रक मालिक ने बोला कि कितना बड़ा ट्रक चाहिए, तो आपने कहा मिनी ट्रक चाहिए, तो उसने कहा ठीक है 10,000 रुपया लगेगा, ट्रक लेके जाओ। अब उस ट्रक पे आप मूव करने वाले हो सामान, आपको मालूम है सर्टेन ट्रक है उसके, तो आपने भाड़े पे गाड़ी ले लिया, ठीक है, तो भाड़े पे गाड़ी ले लिया तो उस पर कुछ भी मूव कर रहे हो, अपने शॉप से कहीं भी डिलीवर कर रहे हो, तो उस केस में आप रिस्पॉन्सिबल हो। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टर जो है वो वहां पे है ही नहीं। वहां पे जो सर्विस दिया गया आपको वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का नहीं दिया गया, वो आपको दिया गया हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल का। समझे? फर्क समझिएगा। ये जो ओन और हायर्ड कन्वेंस है, तो ओन तो अपना गाड़ी हो गया, हायर्ड कन्वेंस मतलब क्या हुआ? सर्विस दिया गया आपको क्या चीज का? हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल का। समझ गए? ना कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का। तो उस केस में कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? कॉमन सेंस है कि हम ही रिस्पॉन्सिबल है पार्ट भी भरने के लिए। अब भाई ट्रांसपोर्टर है ही नहीं तो पार्ट भी कौन भरेगा? यहाँ पार्ट भी हम भरेंगे। समझ में आ गया? तो कोई सिंपल चीज, सिंपली कॉन्सेप्ट है, मतलब कि जब मिसिंग है ट्रांसपोर्टर तो पार्ट भी कौन भरेगा। समझ गए? तो वही कहा जा रहा है, वेदर इन हिज ओन कन्वेंस और अ हायर्ड वन और अ पब्लिक कन्वेंस, अगर पब्लिक कन्वेंस भी है तो बाय रोड द सेड पर्सन शैल हैव टू जनरेट ई वे बिल बाय फर्निशिंग इन्फॉर्मेशन पार्ट बी। मैंने पार्ट बी कौन भरेगा? या तो कंसाइनर मतलब सप्लायर, अगर ही इज द पर्सन कॉज द मूवमेंट ऑफ गुड, ठीक है, उसमें क्या सप्लायर रजिस्टर्ड हो और सप्लायर अंडरटेक करता ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड, उस केस में द पर्सन हु कॉज द मूवमेंट ऑफ गुड इज सप्लायर। वैसे रिसिपिएंट के केस में अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है एंड ही कॉज द मूवमेंट ऑफ गुड्स, मतलब वो कहा कि मैं खुद अपने से इंतजाम कर लूंगा
सामान को अपने जगह पर ले जाने के लिए, ठीक है। या फिर सप्लायर अगर अनरजिस्टर्ड है और रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो उस केस में द पर्सन हु कॉज द मूवमेंट ऑफ गुड इज रिसिपिएंट। समझ गए। अब यहाँ पर ट्रांसपोर्टर मिसिंग है तो कौन पार्ट भी भरेगा, खुद कंसाइनर और खुद कंसाइनी, ठीक है। Where the e-way bill is not generated by registered person and the goods are handed over to transporter। अब एक चीज है कि e-way bill जनरेट नहीं किया गया, किनके द्वारा, रजिस्टर्ड पर्सन द्वारा, मतलब सप्लायर रिसिपिएंट द्वारा इशू नहीं किया गया, और गुड्स दे दिया ट्रांसपोर्टर को, बोला ट्रांसपोर्ट कर दो। अब इस केस में रजिस्टर्ड पर्सन शैल फर्निश द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ट्रांसपोर्टर इन पार्ट बी ऑन द कॉमन पोर्टल एंड द ई-वे बिल शैल बी जनरेटेड बाय द ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर उस केस में जनरेट कर देगा, ठीक है, ऑन द सेट पोर्टल ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन इन पार्ट ए। पार्ट ए तो ऑब्वियस बात है, पार्ट ए भरने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, जब तक कि डेलीगेट ना किया जाए। पार्ट ए भरने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, सप्लायर या रिसिपिएंट, ठीक है, द पर्सन हु कॉज द मूवमेंट ऑफ गुड। समझ गए। अब वेयर द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय रेलवे, अब रेलवे या एयरक्राफ्ट या वेसल के इसमें कौन ई-वे बिल जनरेट करेगा, ठीक है। तो ई-वे बिल सब जनरेटेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, उस केस में रजिस्टर्ड पर्सन ही इशू करेगा हु कॉज द मूवमेंट ऑफ गुड, बीइंग द सप्लायर रिसिपिएंट, चाहे सप्लायर हो चाहे रिसिपिएंट हो, द पर्सन हु कॉज द मूवमेंट ऑफ गुड। समझ गए। कुशल आइदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट, या तो पहले या तो बाद में मूवमेंट कमेंस होने के, फर्निश इंफॉर्मेशन इन पार्ट बी विच ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, गुड रिसिप्ट नंबर, रेलवे रिसिप्ट नंबर, एयरवे बिल नंबर, बिल ऑफ लैंडिंग, उस बेसिस पे उसको भरेगा ऑन द कॉमन पोर्टल। समझ में आ गया। तो यहाँ सिर्फ इतना चाहता है कि पार्ट भी कौन भरेगा, ठीक है। तो जब अपना ही गाड़ी में ट्रांसपोर्ट करोगे तो पार्ट भी तुम ही भरोगे। कहा गया ट्रांसपोर्टर को अगर गुड्स हैंड ओवर कर दिया गया, फिर पार्ट ए भरा गया तो पार्ट भी ट्रांसपोर्टर भरेगा। पार्ट ए भरने रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्ट ए भरने का सप्लायर रिसिपिएंट का है, ठीक है। हाँ, अगर सप्लायर रिसिपिएंट दोनों अनरजिस्टर्ड है तो उस केस में ट्रांसपोर्टर को ही सारा डिटेल भरना पड़ेगा, अगर वैल्यू ऑफ गुड 50,000 से ज्यादा है तो। समझ गया। अब अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। Where the goods are transported by railway, there is no requirement to carry e-way bill along with the good। कहा गया अगर रेलवे से गुड्स मूव हो रहा है तो पार्ट ए तो भर गया, पार्ट बी भी भर गया। कौन भरा, किसने भरा, द पर्सन हु कॉज द मूवमेंट ऑफ गुड, मतलब सप्लायर या रिसिपिएंट, दोनों में से किसी एक ने भरा होगा, ठीक है। तो अब जनरली जब रोड से ट्रांसपोर्ट होता है किसी भी मोटर व्हीकल में, तो आप देखते हैं कि उसके साथ वो ई-वे बिल लेके जाता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट, पन्ना, मतलब ई-वे बिल का जो प्रिंट होता है वो लेके जाता है। लेकिन रेलवे के केस में ई-वे बिल को साथ में लेके जाना जरूरी नहीं है, ठीक है। बट रेलवे को इनवॉइस लेके जाना है, साथ में डिलीवरी चालान लेके जाना है, बिल ऑफ सप्लाई लेके जाना है, एज द केस में भी। कैरी इनवॉइस, इनवॉइस मतलब क्या, टैक्सेबल सप्लाई। डिलीवरी चालान का मतलब क्या हुआ, सप्लाई अदर, माने मूवमेंट अदर देन सप्लाई, मूवमेंट ऑफ गुड फॉर अदर देन सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई कंपोजिशन या फिर एग्जाम्प्ट सप्लाई इस केस में, along with goods। further e-way bill generated for the movement, पर e-way bill जनरेट तो हुआ है ना, सप्लायर रिसिपिएंट किसी ने e-way bill जनरेट तो किया है, वो क्या करेगा, e-way bill generated for the movement is required to be produced at a time delivery of good। मतलब जब आप डिलीवरी लेने जाओगे ना रेलवे स्टेशन पे तो आपको ई-वे बिल दिखाना पड़ेगा। अब आप सोचिएगा सर मैं तो भेजता हूँ सामान, मुझे तो ई-वे बिल नहीं लगा, तो भैया आप रजिस्टर्ड नहीं है। अनरजिस्टर्ड पर्सन को ई-वे बिल का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप अनरजिस्टर्ड पर्सन है, आपको आपके गुड्स को मूव करने के लिए ना इनवॉइस चाहिए, ना डिलीवरी चालान चाहिए, ना बिल ऑफ सप्लाई चाहिए, खाली रेलवे का पन्ना चाहिए, ठीक है। रेलवे देता है एक ठप्पा मार के अपना कागज, बस वो चाहिए, काम खत्म। रजिस्टर्ड पर्सन लेकिन अगर गुड मूव करना चाहेगा तो उस केस में आपको ई-वे बिल चाहिए ही चाहिए, और वो ई-वे बिल आपको प्रोड्यूस कब करना है, वो ई-वे बिल आपको प्रोड्यूस करना है जब आप डिलीवरी लेने जाओगे रेलवे स्टेशन पे। समझ गए। रेलवे शैल नॉट डिलीवर गुड, रेलवे गुड डिलीवर नहीं करेगा अनलेस द ई-वे बिल रिक्वायर्ड अंडर द रूल इज प्रोड्यूस एट टाइम डिलीवरी, जब तक कि ई-वे बिल प्रोड्यूस ना किया जाए उसको, ठीक है। The registered person or transporter may at his option generate and carry the e-way bill even if the value of consignment less than 50,000। अगर आपको बहुत इच्छा है, बहुत अच्छे आदमी है, सरकार की सारी बातें मानते हैं, बहुत ही सभ्य सिटीजन है, ठीक है, एकदम मॉडल सिटीजन, तो आपने कहा 50,000 से कम है तब भी इशू करेंगे, ऐसा मॉडल कोई है नहीं धरती पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है ना, पढ़ लीजिएगा। अगर आपको इच्छा हो वॉलंटरी बेसिस पे, जैसे कि आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं वॉलंटरी बेसिस पे, भले 20 लाख पार करे जाए नहीं, और सिर्फ वॉलंटरी बेसिस पे अगर आपको इच्छा है कि 50,000 से कम है वैल्यू, फिर भी हम ई-वे बिल जनरेट करेंगे तो करिए, किसने रोका है, ठीक है।
where the movement is caused by an unregistered person either in his own conveyance or a hired one or through a transporter. He or the transporter may at their option generate the e-way bill. तो उस केस में ट्रांसपोर्टर या तो खुद वो जनरेट करेगा ई-वे बिल, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप अनरजिस्टर्ड है ट्रांसपोर्टर ही जनरेट करेगा, आपको जनरेट नहीं करना है। समझ में आ गया? Where the goods are supplied by an unregistered supplier to a recipient who is registered, तो आपको पता है the movement shall be said to be caused by recipient, ये तो पहले ही बता चुका हम लोग को कि अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो ये माना जाएगा कि रिसिपिएंट ही मूवमेंट कॉज कर रहा है, और इस केस में रिसिपिएंट को ही ई-वे बिल जनरेट करना है, काम खत्म। पार्ट बी कब भरना जरूरी नहीं है, अब ध्यान दीजिएगा, मतलब यहाँ इस वाले केस में पार्ट ए तो भरना ही भरना है, पार्ट बी नहीं भरना है, समझ गए? ऐसा नहीं कि एग्जाम्प्ट है, एग्जाम्प्ट तभी है जब 50,000 से कम का वैल्यू है, कंसाइनमेंट वैल्यू है गुड्स का, जीएसटी जोड़ के टैक्सेबल वैल्यू में कम है 50,000 से, तब ई-वे बिल जनरेट नहीं करना है, ठीक है। लेकिन एक और चीज है, ठीक है, ई-वे बिल जनरेट नहीं करना है, ठीक है, लेकिन पार्ट बी नहीं भरना है, ये चीज है। पार्ट ए लेकिन भरना है, कब भरना है पार्ट ए, आइए समझते हैं। व्हेन इट इज नॉट मैंडेटरी टू फर्निश द डिटेल ऑफ कन्वेंस इन पार्ट बी, माने पार्ट बी में कन्वेंस डिटेल भरना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। ई-वे बिल इज वैलिड फॉर मूवमेंट ऑफ गुड बाय रोड ओनली व्हेन द इंफॉर्मेशन इन पार्ट बी इज फर्निश्ड, जब तक पार्ट बी भरना है तब तक गुड मूव नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन बिना पार्ट बी में कन्वेंस का डिटेल भी ना भरे, मतलब ऐसा नहीं कि पार्ट बी नहीं भरना है, पार्ट बी में कन्वेंस का डिटेल नहीं भरना है, ठीक है, कन्वेंस का डिटेल बस, ये नहीं कि पार्ट बी नहीं भरना है। पार्ट बी नहीं भरोगे तो ई-वे बिल जनरेट कैसे होगा? ई-वे बिल जनरेट करने के लिए पार्ट बी तो भरना ही भरना है, ठीक है। पर कहा गया कि कन्वेंस का मैंने गाड़ी का नंबर, व्हीकल नंबर भरने का कोई जरूरत नहीं पार्ट बी में। कब? अगर डिटेल ऑफ कन्वेंस में नॉट बी फर्निश्ड इन पार्ट बी ऑफ द ई-वे बिल वेयर द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फॉर डिस्टेंस ऑफ अप टू 50 किलोमीटर विद इन द स्टेट ऑफ टेरिटरी। कहा गया अगर स्टेट के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की दूरी अगर 50 किलोमीटर से कम है या 50 किलोमीटर है, तो उस केस में पार्ट बी में कन्वेंस का डिटेल भरना जरूरी नहीं है, डिटेल ऑफ कन्वेंस भरना जरूरी नहीं है, पार्ट बी भरना जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं कहा गया। कन्वेंस का डिटेल भरना जरूरी नहीं है, तो पार्ट बी भरना है, कन्वेंस का डिटेल नहीं भरना है, समझ गया? फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द कंसाइनर टू द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टर फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, अगर ये केस है तो मतलब कि आप अपने दुकान से ट्रांसपोर्टर के गोदाम तक अगर सामान ले जा रहे हैं और उसकी दूरी अगर 50 किलोमीटर से कम है तो आपको पार्ट भी नहीं भरना है, समझ गए? फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टर फाइनली टू द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ कंसाइनिंग, अगर ट्रांसपोर्टर के पास से जो आपका रिसिपिएंट है उसकी दूरी 50 किलोमीटर के अंदर है तो ठीक है। समझ गए? अब आते हैं पॉइंट 5 में, यूनिक ई-वे बिल नंबर। अपॉन जनरेशन ऑफ ई-वे बिल ऑन द कॉमन पोर्टल अ यूनिक ई-वे बिल नंबर इज जनरेटेड, अब ऐसा बात है, EBN shall be made available to supplier, recipient and transporter। समझिए, सप्लायर को भी, रिसिपिएंट को भी, ट्रांसपोर्टर को भी ऑन द कॉमन पोर्टल। ट्रांसफर ऑफ गुड फ्रॉम वन कन्वेंस टू अनदर, अब क्या होता है कि हो सकता है ना कि बहुत लंबा दूरी है, ठीक है, बहुत लंबा दूरी है, ठीक है, तो X से Y पॉइंट तक, X से Y पॉइंट तक तो व्हीकल 1 लेके गया, ठीक है, लेकिन Y से Z पॉइंट तक व्हीकल 2 लेके गया, हो सकता है, और Z से A पॉइंट तक व्हीकल 3 लेके गया। इस केस में क्या करना है, ये यहाँ पे आपको बताया गया है, ट्रांसफर ऑफ गुड फ्रॉम वन कन्वेंस टू अनदर कन्वेंस, समझिए। तो उस केस में क्या कंप्लाई करना है आपको, where the goods are transferred from one conveyance to another, the consignor or the recipient who has provided information in part A or the transporter shall be forced to transfer and further movement of good update the detail of conveyance in part B। तो उस केस में अगर ट्रांसफर होता है तो आपको वो इंसान या तो सप्लायर या रिसिपिएंट जिसने पार्ट ए भरा है या फिर ट्रांसपोर्टर, ठीक है, जब भी कन्वेंस चेंज होगा वो पार्ट बी में अपडेट करेगा, समझ गए?
Consignment of good may be required to be transferred from the original conveyance to due to unforeseen exigencies like breakdown of vehicle, गाड़ी टूट गया. In such case, a transporter transferring good from one conveyance to another in the course of transit shall, before such transfer and further movement of good, update the detail of the conveyance. In some cases, consignment are transported by transporter through transshipment using multiple vehicles. जो मैंने आपको ये वाला एग्जांपल बताया था, ठीक है. Same mode of transportation for carrying the same consignment before it is delivered to the recipient at the place of destination. Hence, for each movement from one place to another, transporter need to update the vehicle number in which he transporting that consignment in part B of the e-way bill. The user can update part B as many times as he want. तो आप part B जितना बार चाहें उतना बार अपडेट कर सकते हैं. कब तक? जब तक गुड अपने डेस्टिनेशन तक ना पहुंच जाए. However, the updating should be done within the validity period. अब वैलिडिटी पीरियड क्या है? तो आप देखिएगा, एक बार जब ई-वे बिल जनरेट होता है ना, उसके बाद एक सर्टेन टाइम होता है, ठीक है, तभी तक वो वैलिड रहता है. वो आगे आएगा कॉन्सेप्ट, तब हम लोग समझेंगे कब तक एक ई-वे बिल जनरेट होने के बाद वैलिड रहता है और क्यों कहा जाता है कि मूवमेंट कमेंस होने के जस्ट पहले इशू करना चाहिए. ठीक है, क्या कारण है, क्यों, वो आप जब समझिएगा वैलिडिटी पीरियड को ई-वे बिल का, तो आपको समझ में आएगा क्यों ये जरूरी है कि दो दिन पहले नहीं जनरेट कर लिया, 3 दिन पहले जनरेट नहीं कर लिया, क्या कारण है उसके पीछे. तो उसके पीछे कारण क्या है, वो वैलिडिटी पीरियड में वो बहुत कम समय का होता है. आगे देखेंगे हम लोग. There can also be a case where one e-way bill can go through multiple modes of transportation before reaching destination. As per the mode of transportation, the EWB, the e-way bill can be updated with new mode of transportation by using the option of update vehicle number. समझ गए. अगर आप डिफरेंट मोड यूज कर रहे हैं, मतलब पहले था ट्रक से, ठीक है, उसके बाद कार से, या दो भी डिफरेंट मोड, या फिर पानी के जहाज से, ठीक है, तो उस केस में आप अपडेट कर सकते हैं न्यू मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय यूजिंग द ऑप्शन ऑफ अपडेट व्हीकल नंबर. वहीं पर है, जब व्हीकल नंबर अपडेट करिएगा वहीं पे आपको मोड भी अपडेट करने का दिया रहेगा. बवाल एसोसिएट, नाम ही गजब है, बवाल एसोसिएट, ठीक है, इज मूविंग द गुड्स फ्रॉम कोचीन टू चंडीगढ़ थ्रू रोड, शिप, एयर एंड रोड. अगेन देख रहे हैं डिफरेंट मोड, पहले रोड फर्स्ट मोड, सेकेंड मोड शिप, थर्ड मोड एयर, और फिर once again first mode road. The first Bawal associate generate the EWB by entering first stage of movement by road from his place to shipyard and enter the vehicle number. Next, it will submit the good to shipyard and update the mode of transportation as ship and transport document number of the e-way bill system. After reaching Mumbai, Bawal associate or concerned transporter update movement as road from shipyard to airport, ठीक है, with vehicle number. Thereafter, Bawal associate transporter update using update vehicle number option on the portal the airway wheel number. Again, after reaching Delhi, Bawal associate update movement through road with vehicle number. This way, the e-way will be updated with multiple mode of transportation. अब assigning the e-way bill number to other transporter, ठीक. The consigner recipient who has furnished the information in part A or transporter may assign the e-way bill number to another registered enrolled. registered मतलब इसके बाद GSTN हो, enrolled मतलब जो unregistered हो, बट उसके लिए इसको ट्रांजिट वाला, ठीक है, ट्रांजिट वाला ट्रांसपोर्टर, ट्रांजिट याद है ना, समझ गए. For updating the information in part B for further movement of the consignment. अब अभी जो हमने देखा उसमें डिफरेंट मोड था, डिफरेंट व्हीकल था, पर ट्रांसपोर्टर सेम था. यहाँ पे ट्रांसपोर्टर चेंज हो रहा है, ठीक है, मतलब X से Y तक तो ट्रांसपोर्टर A जा रहा था, लेकिन Y से Z तक ट्रांसपोर्टर B लेके जा रहा है, समझ गए. तो उस केस में जो जिसने पार्ट ए भरा है, चाहे सप्लायर चाहे रिसिपिएंट, ठीक है, या फिर ट्रांसपोर्टर, may assign the e-way bill number to another registered enrolled transporter for updating the information in part B. तो वो उसको असाइन कर सकता है दूसरे ट्रांसपोर्टर को
for the further movement of the consignment. However, once the detail of conveyance has been updated by transporter in part V, the consignor or recipient, as the case may be, who has furnished the information in part A shall not be allowed to assign the e-way bill number to another transporter. ध्यान रखिएगा, एक बार जब पार्ट बी में डिटेल भरा गया ट्रांसपोर्टर द्वारा, तो कंसाइनर और रिसिपिएंट जो है हु कॉज द मूवमेंट ऑफ गुड, हु हैज फर्निश्ड द इन्फॉर्मेशन, पार्ट ए भरा है, अब वो असाइन नहीं कर सकता। इसका कारण ट्रांसपोर्टर असाइन कर सकता है दूसरे ट्रांसपोर्टर को, लेकिन कंसाइनर और कंसाइनी असाइन नहीं कर पाएगा दूसरे ट्रांसपोर्टर को। कब? अगर एक बार पार्ट बी भरा गया तो। अगर पार्ट बी में कन्वे डिटेल भरा गया तो अब आप कुछ नहीं कर सकते। कौन कुछ नहीं कर सकता? सप्लायर और रिसिपिएंट। समझ गए? अब आते हैं कंसोलिडेटेड ई-वे बिल। अब एक बड़ी ट्रक में हो सकता है कि 50 गुड्स 50 कंसाइनमेंट हो सकता है 500 कंसाइनमेंट हो, ठीक है, या फिर एक रेलवे के अंदर तो 500 भी हो सकते हैं कंसाइनमेंट, होता है। खैर रेलवे में तो ई-वे बिल लेके नहीं जाना है आपको साथ में। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, व्हीकल का ही लीजिए, रोड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन का कंसोलिडेटेड ई-वे बिल कैसे जनरेट करेंगे? आफ्टर ई-वे बिल हैज बीन जनरेटेड वेयर मल्टीपल कंसाइनमेंट आर इंटेंडेड टू बी ट्रांसपोर्टेड इन वन कन्वेंस। वही मैंने आपको कहा कि हो सकता है एक जो शिपमेंट है, एक ट्रक है मान लेते हैं, इसमें हो सकता है 50 बॉक्सेस हो, 50 अलग अलग कंसाइनमेंट हो। ठीक, जितने इनवॉइसेस होंगे ना उतने ई-वे बिल चाहिए होगा आपको। जितने इनवॉइसेस होंगे डिलीवरी चालान होगा तब बिल ऑफ सप्लाई होगा, ठीक है। जितना नंबर इनका रहेगा उतना ही नंबर ई-वे बिल का रहेगा। अगर कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीड कर गया है कितना, 50,000 से, ये तो पता है आपको। तो अब ये जो ट्रक ड्राइवर है ये बड़ा दुखी आत्मा बोलेगा कि मैं इतने सारे अलग अलग डॉक्यूमेंट लेके अपने हाथ में चलूं, एक तो मुझे ऐसे ही 12वीं फेल, कितना समझ में आएगा, ठीक है। तो ये ट्रक ड्राइवर बहुत दुखी है, बोल रहा है मैं बेचारा नॉर्मल ट्रक ड्राइवर, हो सकता है 12वीं पास भी हो, ऐसा नहीं है, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे, मुझे इतना समझ में नहीं आता और आप लोगों ने मुझे 50 ठो डॉक्यूमेंट थमा दिया ई-वे बिल के नाम पे, 50 गो ई-वे बिल, 50 गो इनवॉइस, ठीक है, 100 गो डॉक्यूमेंट हो गया इसके हाथ में। अब इसको पुलिस वाले ने रोका, खुश है ये, रुक प्लस दिखा। अब ये आदमी इतने डॉक्यूमेंट लेके ऐसे ही कंफ्यूज, क्या दिखाए इसको, समझ गए। तो इजी होने के लिए, इजी हो ताकि आसानी से दोनों आदमी को प्रॉब्लम ना हो, ना ड्राइवर को प्रॉब्लम हो ना इस पुलिस वाले को प्रॉब्लम हो, इसके लिए कहा गया द ट्रांसपोर्टर मे इंडिकेट द सीरियल नंबर ऑफ ई-वे बिल जनरेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच सच कंसाइनमेंट इलेक्ट्रॉनिकली ऑन अ कॉमन पोर्टल एंड द कंसोलिडेट ई-वे बिल इन फॉर्म GST EW02 may be generated by him on a said common portal prior to movement of good। तो ट्रांसपोर्टर चाहे तो कंसोलिडेट ई-वे बिल जनरेट कर सकता है, वो सीरियल नंबर ऑफ ई-वे बिल जो जनरेट किया उसका ले लेगा, उसको भरेगा किस में जाकर के, फॉर्म GST EW02 में, और एक सिंगल डॉक्यूमेंट निकाल लेगा। समझ गया? तो कंसोलिडेटेड ई-वे बिल इज अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द मल्टीपल ई-वे बिल फॉर मल्टीपल कंसाइनमेंट बीइंग कैरिड ऑन इन वन कन्वेंस। That is, transporter carrying multiple consignment of various consignor and consignee in a single vehicle can generate and carry a single document, consolidated e-way bill, instead of carrying separate document for each consignment in a conveyance। समझ में आ गया? e-bill का मतलब क्या हुआ, consolidated e-way bill का मतलब क्या हुआ? तो consolidated e-way bill is like a trip sheet and it contains detail of different e-way bill in respect of various consignment being transported in one vehicle, and these e-way bill will have different validity period. Hence, consolidated e-way bill does not have any independent validity period। तो एक चीज ध्यान रखना है कि कंसोलिडेटेड ई-वे बिल का कोई वैलिडिटी पीरियड नहीं होता है, क्योंकि एक ई-वे बिल का वैलिडिटी पीरियड हो सकता है कि आज खत्म हो रहा हो, एक का कल खत्म हो रहा हो, एक का परसों खत्म हो रहा हो। इसलिए कहा गया कि ई-वे बिल का तो वैलिडिटी पीरियड है, लेकिन कंसोलिडेटेड ई-वे बिल का कोई वैलिडिटी पीरियड नहीं है।
Further, individual consignment specified in consolidated e-way bill should be destination as per the validity period of the individual e-way bill. समझ गए? तो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाहिए जो उसका ओरिजिनल ई-वे बिल है उसके हिसाब से। कंसोलिडेटेड ई-वे बिल बेसिकली ड्राइवर के सुविधा के लिए है, ठीक है, क्योंकि वो बेचारा इतना झमेला नहीं झेल सकता कि बोलेगा प्रॉपर ऑफिसर इस कंसाइनमेंट का निकालो और मेरा पन्ना पलट रहा है, ढूंढ रहा है कहाँ है इसका वाला डॉक्यूमेंट, नहीं समझे, उसको समझ में आएगा नहीं। इसके लिए एक सिंपल सीट निकाल लेता है वो लोग और वो उसको थमा देता है, वो उसको देता है, वो चाहे तो जो प्रॉपर ऑफिसर है वो अपने सिस्टम में डाल करके सडनली चेक कर सकता है हर चीज का, ठीक है, कब तक वैलिडिटी है इस वाले का, कब तक वैलिडिटी है इस वाले का, ठीक है, डिफरेंट ई-वे बिल का उस सीट के अंदर। फर्दर, where the consigner consignee has not generated the e-way bill in form GST EWB 01 and the aggregate of the consignment value of good carry in the conveyance is more than 50,000, the transporter, except in case of transportation of good by railway, air or vessel, shall in respect of interstate supply generate the e-way bill in form of GST EWB 01 on the basis of invoice or bill of supply, delivery challan as the case may be, and may also generate a consolidated e-way bill in form GST EWB 02 on the common portal prior to the movement of good। अब ये क्या चीज़ था? तो कहा गया कंसाइनर कंसाइनी ने ई-वे बिल जनरेट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वैल्यू कम था 50,000 से एक कंसाइनमेंट का, ठीक है, लेकिन एग्रीगेट वैल्यू जो था एंड द एग्रीगेट ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ गुड कैन कन्वेंस इज मोर देन 50,000, ऐसा वाला केस है, या फिर नहीं जनरेट किया, ठीक है, मेरा मन नहीं जनरेट करूँगा जाओ, ठीक है, ऐसा वाला केस है, या फिर ऐसा केस है कि एग्रीगेट वैल्यू कम का था तो एग्रीगेट करने पे ज़्यादा था, ये वाला केस भी हो सकता है। दूसरा केस है कि एग्रीगेट सिंगल कंसाइनमेंट ही ज़्यादा था लेकिन उसने जनरेट नहीं किया, तो उस केस में ट्रांसपोर्टर जो है वो जनरेट करेगा ई-वे बिल। अगर ट्रांसपोर्टर रेलवे नहीं है तो एयरक्राफ्ट नहीं है तो वेसल नहीं है तो मैंने बाय रोड अगर हो रहा है तो उस केस में ट्रांसपोर्टर जनरेट करेगा, भले ही कंसाइनर या कंसाइनी ने ई-वे बिल जनरेट ना किया हो और एग्रीगेट वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट जो है वो एक्सीड कर रहा है 50,000 को, एग्रीगेट वैल्यू, समझ गए? मतलब समझिए एक डब्बा है इसका वैल्यू 20,000 था, ठीक है, एक डब्बा है उसका वैल्यू 5,000 था, एक कंसाइनमेंट इसका वैल्यू 15,000 था, ठीक है, तो इनमें से किसी कोई भी इशू नहीं करेगा ई-वे बिल, हो सकता है ये ए का हो, ये बी का हो, ये सी का हो, कोई इशू नहीं करेगा। और एक का मान लीजिए 20,000 था, 20,000 कितना हो गया, 20 5 25 50 40, मैंने इसका 15,000 मान लीजिए। तो अब आप देखिएगा कि अगर एग्रीगेट जोड़ा जाए तो ये 55,000 है, लेकिन सिंगल देखा जाए तो 50,000 से कम है, लेकिन 50,000 से कम है तो ऑब्वियस सा बात है कंसाइनर और कंसाइनी इशू तो करेगा नहीं, पर ये एक गाड़ी के अंदर जाने वाले हैं, ठीक है, तो इस केस में कौन इशू करेगा? ट्रांसपोर्टर अपने से इशू करेगा ई-वे बिल या फिर कंसोलिडेटेड ई-वे बिल जैसा उसका इच्छा हो प्रायर टू द मूवमेंट ऑफ गुड। However, where the goods to be transported are supplied through an e-commerce operator or courier agency, पहले भी पढ़ चुके हैं हम, the information in part A may be furnished by e-commerce operator courier agency, शर्त क्या था? अगर इसको ऑथराइज कर दे कौन? द पर्सन हु कॉल द मूवमेंट ऑफ गुड, ठीक है, तो उस केस में ई-कॉमर्स ऑपरेटर और कुरियर एजेंसी ही पार्ट ए भी भरेगा और पार्ट बी भी भरेगा, समझ गए? अब जैसे ही आप ई-वे बिल भरिएगा ना, ऑब्वियस सा बात है आपका अपने आप जीएसटी पोर्टल पे भी अपडेट हो जाएगा। क्या अपडेट हो जाएगा? जीएसटीआर 1। The information furnished in part A of the e-way bill shall be made available to registered person on the common portal who may utilize the same to find detail in form GSTR 1, क्योंकि ई-वे बिल में ना सारा डिटेल आपसे ले ही लेता है मोर और लेस, ठीक है, जीएसटीआर नंबर ले ही लिया रिसिपिएंट का, प्लेस ऑफ सप्लाई ले ही लिया, वैल्यू ले ही लिया, जब सारा चीज़ डिटेल ले ही लिया तो जीएसटीआर में भराता क्या है और क्या भराता है? बस डिटेल, B2B का डिटेल भराता है, प्लेस ऑफ सप्लाई भराता है, रेट भराता है, काम खत्म, ठीक है। However, when the information has been furnished by an unregistered supplier or registered recipient, he shall be informed electronically if the mobile number or the email is available, ठीक है। अगर ई-वे बिल अनरजिस्टर्ड पर्सन का इशू किया जाए तो उस केस में अगर उसका मोबाइल नंबर अवेलेबल है, मैंने फीड किया गया डाटा के अंदर, ईमेल फीड किया डाटा के अंदर, तो उसको भी
नोटिफिकेशन जाता है कि सर आपका जो भी गुड्स था उसके लिए ई वे बिल जनरेट हो गया है। अब कैंसिलेशन ऑफ ई वे बिल, ठीक है, और फिर है आपका वैलिडिटी पीरियड। तो आज हम लोग वैलिडिटी पीरियड तक ही करेंगे, या वैलिडिटी पीरियड कल ही करेंगे। एक अच्छा टॉपिक है, थोड़ा समझने में दिक्कत होता है कभी कभी, तो हम लोग कैंसिलेशन तक आज कर लेते हैं, कल हम लोग वैलिडिटी पीरियड कर लेंगे। कैंसिलेशन ऑफ ई वे बिल, where an e-way bill has been generated but the goods are either not transported or are not transported as per detail furnished in the e-way bill, अगर ऐसा कोई कारण है, the e-way bill may be cancelled electronically on the common portal within 24 hours of generation of e-way bill। तो आप 24 घंटे के अंदर जब आपने ई-वे बिल जनरेट कर लिया, उसके 24 घंटे के अंदर आप उसे कैंसिल कर सकते हैं। However, an e-way bill cannot be cancelled if it has been verified in transit। मतलब कौन वेरीफाई करेगा? प्रॉपर ऑफिसर जो रोड पे खड़ा है। अभी आपको कार्टून बनाया था ना यहाँ पे, ये जो यहाँ खड़ा था, अगर इसने एक बार वेरीफाई कर लिया, मैंने अपने उसके पास एक रहता है टैब, उसमें वेरीफाई अगर कर दिया कि हाँ मैंने वेरीफाई कर लिया, तो उस केस में आप कैंसिल नहीं कर पाइएगा। तो आप कैंसिल कर सकते हैं अगर गुड्स नहीं ट्रांसपोर्ट होता है या जो डिटेल फर्निश किया गया उस हिसाब से गुड्स नहीं है, तो उस केस में समझिए ई वे बिल कैंसिल किया जा सकता है। मतलब इन शॉर्ट, आपसे गलत डाटा फीड हो गया ई वे बिल के अंदर, आपको ट्रांसपोर्ट करना था 1000 क्वांटिटी, आपने डाल दिया 900 क्वांटिटी, आपको ध्यान नहीं रहा एरर के कारण ऐसा हो गया, तो आपको क्या करेंगे? उस केस में आप कैंसिल करेंगे और रीजनरेट करेंगे। समझ में आ गया? लेकिन अगर गलती से वेरीफाई हो गया रास्ते में, मतलब आपका प्रॉपर ऑफिसर ने चेक कर लिया, रास्ते में गाड़ी रुकवाई और अपने सिस्टम में उसने वेरीफाई दिखा दिया कि हाँ ये ई वे बिल है, ये हाँ यहाँ कंसाइनमेंट है, ओके ठीक है, ऐसा अगर केस हो गया तो उस केस में आप ई वे बिल कैंसिल नहीं कर पाइएगा। फर्दर, यूनिक ई वे बिल नंबर जनरेटेड इज वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 15 डे फॉर द अपडेशन ऑफ पार्ट बी। अब ध्यान रखिएगा, पार्ट बी अपडेट करने के लिए 15 दिन का समय है। मैंने एक बार अगर हमने पार्टे भर दिया तो पार्ट बी भरने का समय 15 डेज है। समझिए, पार्ट बी भरने का समय आपके पास 15 डेज है वहां से। कोई दिक्कत? यूनिक ई वे बिल नंबर जनरेटेड इज वैलिड फॉर पीरियड ऑफ 15 डेज फॉर अपडेशन ऑफ पार्ट बी। पार्ट बी के अपडेशन के लिए 15 दिन है। ठीक है, वो था ना एक और केस था जहाँ आप अपडेट कर सकते हैं। आप गाड़ी यहाँ से चली, ठीक है, और यहाँ से दूसरा गाड़ी जा रही है, यहाँ से दूसरा व्हीकल जा रही है लेके सामान, यहाँ से शिप जा रहा है सामान लेकर के, ठीक है, तो शार्क बन गया जो भी हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ से एरोप्लेन लेके जा रहा है, ठीक है। तो उस केस में भी पार्ट बी को अपडेट करने का समय आपके पास, आप टाइम टू टाइम पार्ट बी अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट बी भरने के लिए आपके पास भी समय होता है, आगे देखिएगा आएगा। तो आज के लिए यहीं पे छोड़ देते हैं। ये जो पॉइंट 10 है, थोड़ा समझ आने में आपको थोड़ा इसमें समय लगेगा, पर एक बार समझ में आपको आ जाएगा तो काफ़ी इजी पॉइंट है। चलिए।